हेलो दोस्तों, देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 2021 पेपर 2 में आए हुए कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं 1 से लेकर 30 तक, जो आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्नों का रिवीजन जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए? तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। तो एक रुकावट, समस्या, व्यक्तिगत व्यवस्थागत मुद्दा, ये सब गलत होगा। जो 4 विकल्प है वह सही होगा, एक गुण और एक साधन। बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार और निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वही सही होगा। अध्यापक लचीला है और वह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। और चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के शोध के लिए उपयोग बनाता है। तो ये तो नहीं होगा। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग तो एकदम नहीं करना है। और अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर नहीं, क्षमता के आधार पर भी नहीं वर्गीकृत करना है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर चलना है। तो तीसरा विकल्प, अध्यापक लचीला है और वह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की वाला सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वह लेव वाइगोत्स्की होगा, ऑप्शन नंबर 4। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। यह सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। इसमें जो गलत ऑप्शन है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, लिंगों के जैविक अंतर की उपेक्षा करना। इसमें ये 3 ऑप्शन गलत होंगे। जो तीसरा विकल्प है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ही सही होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार, और इसमें जो सही उत्तर है वह है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। सभी को साथ शिक्षा पाने का अधिकार है, समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यही सही होगा, इसे ही समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सही विकल्प होगा वह होगा तीसरा। इसमें जो गलत उत्तर है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, यह भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। और बच्चों की उनकी योग्यता के अनुसार पर पृथक करना, तो ये भी तो पृथक करना एकदम गलत होगा। और यही समान शिक्षा पाने का अधिकार, यही वाला सही होगा, तीसरा विकल्प सही है। तो हम जान जाएंगे कि तीसरा विकल्प सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? ऐसे बच्चे जो पढ़ने में असफल हैं, तो उन्हें अगर आप देखेंगे तो दूसरा विकल्प सही है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता को विश्लेषण से हम देखेंगे, उनको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए देंगे और तुरंत जांच लेंगे कि वो पढ़ने में क्यों असफल हैं, कितने असफल हैं। और जो गलत विकल्प है, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा नहीं, पूरे स्वास्थ्य शारीरिक परीक्षण तो होगा नहीं, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता को केवल मापना है। जटिल उच्च स्तरीय क्षमताओं को हल करके
तो ये भी नहीं होगा। और चौथा विकल्प उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो इसमें सही विकल्प है वह है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऐसे बच्चे जो कम देख पाते हैं, तो इसमें देखिए ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा कम देख पाते हैं उनके लिए छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट उपयुक्त सामग्री नहीं है। छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपसी कोई संबंध नहीं है, भूमिका नगण्य है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन एक ही जैसे हैं। इसमें अगर ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए अगर ये पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसमें उत्तर भी पॉजिटिव ही सही होगा। नेगेटिव क्वेश्चन कोई सही नहीं होगा। नेगेटिव ऑप्शन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यही सही होगा। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, मनोभावों को प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। सही है ये वाला। और तीसरा विकल्प सही है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो पहला विकल्प विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, मनोभाव और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। और तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो इसमें अगर आप खोजें तो पहला और तीसरा विकल्प नंबर 4 सही है। और जो गलत ऑप्शन है वह ये है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना, ये तो एकदम गलत होगा। और कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना चाहिए, ये भी उतना सही ऑप्शन नहीं है। तो पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? वंचित पृष्ठभूमि, प्रतिकूल परिस्थितियों, अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि वाले हैं। तो देखिए अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो पहला विकल्प सही होगा। ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि भी अध्यापक को उस पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो इसमें बाकी विकल्प पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें नकारात्मक प्रश्न है तो नकारात्मक उत्तर सही होगा। तो ये पहला विकल्प सही है, ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भावना, भाषी विविधता को क्या करना चाहिए? तो अगर आप देखें अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को अगर आप देखें उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना, टालना, तो उपेक्षित करना गलत, अनदेखा करना गलत, टालना गलत। इसमें जो दो विकल्प नंबर 2 है समझना, यही सही होगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो इसमें देखिए विकल्प नंबर 4 सही होगा, सहयोगी, प्रतिस्पर्धिक। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जबकि विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। जो गलत ऑप्शन है, सीखने से ज़्यादा कार्य पर पूर्ण बल देना, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। इसमें जो सही ऑप्शन है जो आंसर की में दिया हुआ है वह है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन। यहाँ पे जो विकल्प नंबर 1 है यही सही होगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। आप अगर आप क्वेश्चन देखें बच्चों के चिंतन के विषय में क्या सही नहीं है, तो बच्चे सोच सकते हैं, इसमें दिया है बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते, जबकि बच्चों के पास भी कुछ दिमाग होता है, वो भी कुछ सोच सकते हैं। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, विकल्प नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। गलत क्या है? सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय। तो यहाँ पे जटिल और सक्रिय सही होगा। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है।
समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ये तो अच्छी ही चीज़ है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से क्या होता है? बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। विकल्प नंबर 4 सही होगा। भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, गलत हो जाएगा। ध्यान भंग गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो विघ्न पैदा करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सकारात्मक जो पॉजिटिव आंसर है वो 4 है। चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार पूरी परिवर्तित करती है, तो ये प्रगतिशील कक्षा हो जाएगी। बच्चों के विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, अगर बच्चा असफल होता है मतलब कि निर्दिष्ट करता है विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं को और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चा असफल हुआ है मतलब विद्यालय असफल हुआ है। विकल्प नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो पहला ही विकल्प सही होगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, और बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? तो बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। कम भूमिका है, गलत। प्राथमिक कारक है, गलत। कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत। द्वितीय कारक है, सही। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है जीन पियाजे। ये जो दिया है ये गलत है और जीन पियाजे सही होगा। बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। बच्चे वयस्कों से अलग सोचते हैं, जीन पियाजे ने कहा है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। विकास सुरुचिपूर्ण से व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। इसमें जो विकल्प नंबर 4 है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र और वयस्क का अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगत चिंतन करने में समर्थ हैं, यही ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बाकी नहीं सही है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, विकल्प नंबर 1 सही होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक प्रणाली दिया है ना, तो इस हिसाब से यही सही होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, विकल्प नंबर 1 सही है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? बाल्यावस्था की अवधि में जब बाल्यावस्था होती है तो विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है।
अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन सीख रहे हैं उन्होंने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक है। इससे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो देखिए, जो बुद्धि का प्रकार है शारीरिक गति संवेदनता, और इसमें शारीरिक गति संवेदनता और खिलाड़ी, यही वाला सही होगा। और धन्यवाद। आने वाले समय में आगे भी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हम हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।